कि हमने देखा कि किस प्रकार से पांच तत्व के बारे में देखा। उसके बाद देखा कि आकाश तत्व जो है, आकाश से सभी तत्वों की निर्मित हुई। फिर पांच तत्व के कार्य देखे शरीर और मन में। पांच तत्वों का संतुलन जो है वो होगा, तभी शारीरिक और मानसिक संतुलन होगा। और पांच तत्वों की सृष्टि से अभी तक की पांच तत्वों की यात्रा, उनका जो जीवन प्रवास है वो हमने देखा। तो अभी हम देखेंगे कि ये अग्निहोत्र विधि जो होता है, अग्निहोत्र विधि में नितेश जी ने बताया कि सबसे पहले तो है अग्निहोत्र का अग्निपात्र, कि जो कॉपर का होता है, तांबा का होता है। और तांबा का पात्र जो है, अगर उसका पांचभौतिक संगठन हम देखेंगे तो उसमें पृथ्वी तत्व प्रधान है। तो वो पृथ्वी, ठोस पृथ्वी तांबे के पात्र में है। और वो भी पात्र का आकार कैसे है कि वो पात्र हमें पिरामिड शेप में का ही पात्र चाहिए। और उसका विशिष्ट आकार है, उसका मेजरमेंट जो है वो जैसे कि डेमो में बताया नितेश जी ने, उस आकार का ही वो पात्र होना अत्यंत आवश्यक है। तो इस प्रकार से वो पिरामिड आकार का पात्र है। और पिरामिड जो आकार होता है, जो भी आकार अलग अलग, जैसे कि बहुत सारे आकार है, कि स्क्वायर है, सर्कल है, त्रिकोण है, रेक्टेंगल है, ये सारे जो आकार है उसमें से ये जो पिरामिड आकार है उसका वैशिष्ट्य ये होता है कि वो पिरामिड आकार के एंगल्स इस प्रकार के होते हैं कि ये पिरामिड का आकार सृष्टि की जो एनर्जी है वो अपने अंदर समा सकती है। उसका जो बेस होता है, वो बेस में ये एनर्जी रिसीव होती है, कलेक्ट होती है, और उसका बाकी के जो आकार होता है उसके कारण वो रिसीव भी करता है पिरामिड का आकार, और उसको वापस से स्प्रेड कर भी वो एनर्जी करने की क्षमता ये पिरामिड आकार में होती है। इसलिए जो है अग्निपात्र हमें पिरामिड आकार का ही चाहिए। और तांबे का अग्निपात्र होना अत्यंत आवश्यक है। और तांबा जो है, तांबे का जो परमाणु होता है, वो परमाणु का जो आकार है, तो वो आकार भी वो है पिरामिड के शेप का होता है। तो पिरामिड के शेप के परमाणु वाला तांबे का पात्र और पिरामिड का ही शेप। तो इसलिए जो एनर्जी है सृष्टि में, जो एनर्जी होती है आकाश तत्व में, जो एनर्जी सूर्य से, सौर मंडल से जो आती है कॉस्मिक एनर्जी, तो आकाश तत्व वातावरण से वो एनर्जी रिसीव करता है तांबे का पात्र। और वो रिसीव करने के साथ साथ वो एनर्जी वापस वो आकाश तत्व में अपने वातावरण में प्रसारित करने का भी कार्य ताम्र पात्र करता है। तो और उसका जो है वो पृथ्वी से भरपूर होता है, पृथ्वी तत्व वाला होता है। दूसरा जो साहित्य बताया कि विधि के लिए, कि वो है देशी गाय के कंडे। तो देशी गाय के जो कंडे होते हैं उसको हम देखेंगे कि वो भी पांच तत्व में से उसके अंदर पृथ्वी तत्व प्रधान होता है। हमने पहले देखा कि आकाश तत्व से जब पृथ्वी तत्व तक बनता है तो पृथ्वी तत्व में सारे तत्व समाये हुए होते हैं। पृथ्वी तत्व तो प्रधान होता ही है, साथ में चारों तत्व पृथ्वी तत्व के अंदर होते हैं। तो ये जो देसी गाय के कंडे हैं, तो देसी गाय के कंडों में पृथ्वी तत्व भरपूर मात्रा में ठोस रूप में पृथ्वी तत्व होता है। और साथ ही साथ बाकी अन्य चार तत्व भी होते हैं। उसमें से सबसे विशेष बात ये है कि जैसे कि हमारे शरीर में अगर उसका शरीर के जो अगर राख तैयार होती है, शरीर में जो तत्व है, तो वो तत्व जिस तत्व से हमारा शरीर तैयार होता है, तो उसमें 33 तत्व जो होते हैं वो प्रधानतः 33 तत्वों से ये शरीर की निर्मित होती है। प्रधान तत्वों से 33 प्रकार के प्रधान तत्व शरीर निर्मित में सहायभूत होते हैं। तो यही 33 प्रकार के जो तत्व है वो मिट्टी के अंदर होते हैं। इसलिए मिट्टी हम डायरेक्ट खा नहीं सकते। तो ये मिट्टी के जो तत्व है वो हमारे शरीर को कैसे मिले, तो वो जो तत्व है वो वनस्पतियों के माध्यम से, फल सब्जी जो हम खाना खाते हैं उस माध्यम से हमें ये मिट्टी के तत्व वो वनस्पति के द्वारा जो भी हम खाना ग्रहण करते हैं तो उस माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं। और यही मिट्टी के जो सारे तत्व होते हैं, ये सारे तत्व देसी गाय के गोबर में भी होते हैं। तो देसी गाय के गोबर पूर्णतः जो है वो तत्वों से
भरा हुआ होता है, पोषक तत्वों से भरा हुआ होता है, जो हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। दूसरी बात कि उसमें वायु तत्व भी होता है, और सबसे विशेष बात ये है कि देसी गाय का जो गोबर होता है, तो वो देसी गाय के गोबर में 23% ऑक्सीजन होता है। अगर कोई भी आज विश्व में कोई भी जगह ऐसी नहीं है कि जिसमें 23% ऑक्सीजन हो। आप कहाँ पे भी जाओ, स्विट्जरलैंड भी भले जाओ, वहां पे 23% ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ भारत में भी जो भी पहाड़ है, वहां पे भी हार्डली 19-20% ऑक्सीजन मिलता है। और ऐसे है कि हमारे श्वसन के लिए जो है ऑक्सीजन 21% ऑक्सीजन होना वातावरण में अत्यंत आवश्यक होता है, वो हेल्थी वातावरण उसको माना जाता है। तो अभी की सिचुएशन तो ये है कि बहुत ही कम, जो शहरों में तो 14-15 या 16 ऑक्सीजन लेवल होगा, गांव में 17-18 होगा, पहाड़ों के जगह ही 19-20 ऑक्सीजन की लेवल होती है। लेकिन देसी गाय चाहे कितने भी प्रदूषित वातावरण में रहे, तो भी देसी गाय के गोबर में जो है वो 23% ऑक्सीजन होता है। तो इस प्रकार से देसी गाय का जो गोबर होता है वो पूर्णतः पृथ्वी तत्व प्रदान होता है, और साथ साथ वो ऑक्सीजन से भरपूर होता है। तो इस प्रकार से, और सबसे और भी बड़ी बात है कि जब देसी गाय का गोबर सूखता है, उसका कंडा बनता है, तो ये ऑक्सीजन की लेवल 30% होती है। उसको जब राख बनती है तो 33% होती है। और उसके जो अगर हम जो विधिवत होम करें तो उसमें 46.6% वो ऑक्सीजन लेवल वो भस्म में होती है। और अगर बहुत और भी विधि करें तो 60% तक भी ऑक्सीजन लेवल होती है। और ये सारे विश्लेषण है, केमिकल एनालिसिस है, वो हमारे वैज्ञानिक है उन्होंने सिद्ध किए हैं, उनका ही बता रहे हैं अभी सब। तो इस प्रकार से देसी गाय जो है, जो गोबर है, उतना शक्तिशाली होता है पृथ्वी तत्व से और पूर्णतः अग्नि तत्व से। इसके लिए गोमय वसते लक्ष्मी, अर्थात गोमय जो गोबर है उसमें लक्ष्मी का वास होता है। अभी हम समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन के लिए कितना महामारी में ने सिखाया हमें ऑक्सीजन की वैल्यू क्या है। और पैसे देकर भी ऑक्सीजन बेड्स नहीं मिले, वेंटिलेटर्स नहीं उपलब्ध हुई, ऐसी अवस्था थी। तो ये ऑक्सीजन हमारे गोबर में होता है, इसलिए गोमय वसते लक्ष्मी। और यही गोबर से हमारी जो सृष्टि है, धरती है, वो भी, उसको भी पूरा पोषण मिलता है। और उसमें से धन धान जो आता है, उसमें से पोषक तत्व गोबर का भी हमारे शरीर में जाता है, तो इसलिए वो लक्ष्मी है। तो इस प्रकार से गोबर का कंडे का ही इस्तेमाल करना अत्यंत आवश्यक होता है। और उसके पीछे का पंच महाभूत का विश्लेषण इस प्रकार से है। तीसरी जो है कि हम अक्षत के लिए, आहुति के लिए जो अक्षता, मराठी में अक्षता बोलते हैं, हिंदी में अक्षत बोलते हैं, तो अक्षत के लिए जो है कि वो चावल, 2 चिमुट जो है, चुट्टी, वो चावल हम यूज करते हैं। चावल का हम पंचमहाभूत का संगठन देखेंगे तो चावल में जो है वो पृथ्वी तत्व और जल तत्व होता है। साथ ही साथ उसका जो शेल होता है उसमें बहुत भारी पृथ्वी तत्व, बहुत कड़क आवरण होता है, और वो पृथ्वी तत्व से भरपूर होता है। उसमें तैलीय जो है अंश भी होता है। तो चावल में जल और पृथ्वी तत्व होता है। और जो देसी गाय का घी होता है, तो देसी गाय का घी जो है, उसकी जो वैदिक पद्धति से ही देसी गाय का घी बनाया हुआ होना चाहिए, वही इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि नितेश जी ने भी बताया कि कोई भी डालडा या वनस्पति तुप, डालडा या बाजार का जो है घी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो वैदिक पद्धति से जो मथ कर अच्छे से देसी गाय के दूध से जो घी तैयार होता है, तो वो जो घी होता है उसके अंदर जो शक्ति होती है, तो वो शक्ति उसके अंदर जब दूध से दही लगाते हैं, दही को मथनी से मथ कर जो छाछ करते हैं, छाछ के ऊपर जो बटर आता है, जिसे मराठी में लोणी कहते हैं, जो बटर आता है, उसको फिर बाद में उसके ऊपर अग्नि संस्कार करके उसमें जो पानी है वो पूरा निकल जाता है और तैलीय जल रह जाता है। वो भी पृथ्वी के अंदर ही आएगा और उसके अंदर अग्नि तत्व होता है। और इस प्रकार से अग्नि, जल और पृथ्वी समाया हुआ वो घी होता है। तो ये जो घी का संगठन है, पंचभौतिक संगठन है, ये घी का जब ज्वलन होता है तो वो ज्वलन इतना तेजस्वी होता है कि उससे जो किरणें निकलती हैं, तो वो किरणें
घी के जलने के बाद जो किरणें निकलती है, तो वो किरणें जो सूर्य की किरणों की समान तेजस्वी होती है। तो इस प्रकार से देसी गाय का घी होना ही अत्यंत आवश्यक है। और ये हुई पांचभौतिक संगठन की बात। और है सबसे महत्वपूर्ण कि हमें आहुति देना है। वो आहुति देना कब है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के मिनट पर हमें आहुति देना है। तो इस प्रकार से सूर्योदय और सूर्यास्त का मिनट जो है वो अत्यंत आवश्यक है। तो वो क्यों आवश्यक है वो भी हम समझ लेंगे कि वो सूर्योदय और सूर्यास्त के मिनट पर जो सृष्टि में सूर्य आधा हमें दिखाई देता है और आधा अदृश्य होता है। तो सृष्टि में एक न्यूट्रल बैलेंस स्टेज होती है। और वही हमने देखा, हमारे ऋषि मुनि ने हमें सिखाया है कि जो पिंडी थे ब्रह्मांडी, अर्थात जो पिंड में है, हमारे देह में है, वो ब्रह्मांड में, विश्व में है। जो विश्व में है वो हमारे देह में है। तो जिस प्रकार से सूर्योदय और सूर्यास्त के वक्त जो है वो न्यूट्रल स्टेज में सृष्टि होती है, संतुलित स्टेज में होती है, ठीक उसी समय हमारे शरीर में भी एक संतुलन होता है। और वो उस वक्त हमारे शरीर में जो हमारी जो नॉस्ट्रिल्स है, जिसके सहारे हम सांस लेते हैं, तो वो नॉस्ट्रिल्स में दोनों नॉस्ट्रिल्स हमारी चलती है। हमें सबको पता ही रहेगा कि हमारी एक समय एक ही नॉस्ट्रिल चलती है, फिर 1-1.5 घंटे के बाद दूसरी नॉस्ट्रिल चलती है। तो एक साथ हम दोनों नासिका रंध्रों से ब्रीदिंग नहीं लेते हैं। तो एक समय एक चलती है, दूसरे उसके बाद में दूसरी चलती है। इस प्रकार से ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग हमारा होते रहता है। लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त का समय एक ऐसे होता है कि उस वक्त हमारे दोनों नॉस्ट्रिल्स चलती हैं। और ये दोनों नॉस्ट्रिल्स के जो और वो समय है 40 to 80 सेकेंड्स। इसके लिए वो मिनट का महत्व है। इसलिए जैसे कि बताया डेमो करते वक्त कि वो मिनट के पहले या मिनट के बाद आहुति देना नहीं है, उसी मिनट को हमें साधना है और उसी मिनट पर हमें आहुति देना है। क्योंकि उसी मिनट पे हमारे दोनों नासिका रंध्र है, उसमें जो नाड़ियां समाई हुई है, वो दोनों एक्टिवेट होती है, दोनों चलती है। तो उस वक्त ये दोनों नाड़ियां चलने की वजह से हमारे शरीर की मैक्सिमम एनर्जी रिसीव करने की क्षमता उस वक्त होती है। तो इस प्रकार से वो समय का भी महत्व है। अभी हमने देखा कि जैसे कि अग्नि पात्र का पृथ्वी तत्व प्रधान है, दूसरा वो पिरामिड शेप का ही होना चाहिए, तांबे का। फिर देखा कि देसी गाय का गोबर है तो वो पृथ्वी तत्व से भरपूर है, वायु तत्व से, ऑक्सीजन से प्रचुर मात्रा में है। जो चावल है वो पृथ्वी जल तत्व से भरपूर है, और जो घी है अग्नि तत्व पृथ्वी जल से भरपूर है। तो इस प्रकार से हमने, और वो समय का भी महत्व हमने देखा। ये पांचभौतिक जो संगठन है, एनालिसिस है, वो जो है अग्निहोत्र होने से पहले का है। अभी जब अग्निहोत्र विधि करते हैं, उस वक्त जब ये गोबर के कंडे जलते हैं, तो उस वक्त शुरुआत में, जैसे कि डेमो में दिखा है कि शुरुआत में थोड़ा धुआं वाला अग्नि तैयार होगा, क्योंकि उस वक्त थोड़ा जलने के लिए कोई भी चीज जलती है उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा सा निर्माण होता है, तो शुरुआत में वो होगा। लेकिन उसके बाद थोड़े 1-2-3 मिनट के बाद ही धुआं नहीं रहता है। ऐसे निर्धूम, जिसे निर्धूम अग्नि, निर्धूम अर्थात जो धुआं रहित अग्नि है, वो तैयार होता है। जैसे डेमो में भी बहुत सुंदर देखा कि अंत तक जो नितेश जी बात करते थे, तब तक वो अग्नि कितना सुंदर रीति से निर्धूम था। तो ये निर्धूम अग्नि निर्माण होता है। तो ये जब निर्धूम अग्नि निर्माण होता है, उस वक्त जो देसी गाय के कंडे जो जलते, हमने देखा कि देसी गाय के जो कंडे हैं उसमें पृथ्वी तत्व के साथ साथ 5 तत्व समाये हुए होते हैं। वायु, ऑक्सीजन भी समाये, ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में वहां पे समाया हुआ होता है। तो ये जब देसी गाय के कंडे जलते हैं, शुरुआत में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, उसके बाद में जब निर्धूम अग्नि होगा, उस वक्त ये देसी गाय के जो स्थूल रूप में जो पंच महाभूत होते हैं देसी गाय के कंडों में, वो सूक्ष्म रूप में परिवर्तित होते हैं। और जो देशी गाय के कंडों के जो संगठन होता है, वो सूक्ष्म रूप में वातावरण में फैलता है। और वातावरण में जो आकाश तत्व में जो पोषण देना है, वो ये 5 तत्व जो है सूक्ष्म रूप में पोषण देने के लिए मदद करते हैं। ठीक जब निर्धूम अग्नि होता है, उस वक्त हम आहुति समर्पित करते हैं, उस मिनट पर आहुति समर्पित करते हैं। और उस वक्त जो मंत्रोच्चारण होता है, कि जैसे कि बताया कि
शाम के वक्त अग्नये स्वाहा अग्नये इदम न मम, और इस प्रकार से एक विशिष्ट स्वर में, कि जैसे बहुत बड़ा भी नहीं आवाज स्वर होना चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं, लेकिन एक कंपन हो वातावरण में, उस रीति से वो स्वर उच्चारण हो, मंत्र उच्चारण हो। तो उस प्रकार से वो जब मंत्र उच्चारण होता है और उस वक्त जो आहुति समर्पित करते हैं, तो आहुति जब समर्पित करते हैं तो उस वक्त जब चावल और घी का ज्वलन होता है वो भी जलता है, और उस वक्त फिर वो चावल के जो पंचभौतिक संगठन है वो भी वातावरण में आते हैं, जो घी है वो भी जल के वो सूक्ष्म घी के परमाणु वातावरण में फैल जाते हैं। और इसके कारण क्या होता है कि ये गोबर के कंडे, फिर चावल है और घी है, ये तीनों जलने के, तीनों का जब ज्वलन होता है तो हमारा जो वातावरण है तो उसमें पांचों तत्वों के सूक्ष्म परमाणु समाविष्ट हो जाते हैं। और ये पांचों तत्व के परमाणु कितने शक्तिशाली है उसका हमने पहले ही देखा। तो ये पांचों तत्व के सूक्ष्म परमाणु वातावरण में फैल जाते हैं, जिसके कारण जो आकाश तत्व जो है वो जो शक्तिहीन हुआ है तो वो शक्तिशाली बनने के लिए मदद होता है। तो जो हमने देखा कि कैसे सृष्टि के 5 तत्व शक्तिहीन बने, तो ये आकाश तत्व आहुति डालने के बाद और उसके पहले से ही ये आकाश तत्व और संतुलित या उसमें शक्ति भरना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये 5 तत्व सूक्ष्म रूप से आकाश तत्व में वातावरण में फैल जाते हैं, और वातावरण में जो शक्तिहीन हुआ है वातावरण, उसको शक्ति प्रदान करने के लिए जो सूक्ष्म परमाणु है ये मदद करते हैं। दूसरा जो पॉइंट ये है कि हमने देखा कि ऑक्सीजन आहुति डालने के बाद समर्पित करते हैं, उसके अग्निहोत्र करने से पहले और अग्निहोत्र करने के बाद ऑक्सीजन लेवल मेजरमेंट किया गया, जयपुर में ये प्रयोग किया था। तो उस वक्त पहले ऑक्सीजन लेवल था वो 17.5 था, बाद में 19.7, इस प्रकार से वो ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में बढ़ गई। क्यों बढ़ गई उसका कारण भी हमने देखा है कि किस प्रकार के गाय के कंडे में ऑक्सीजन होता है, तरह से ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ जाती है। दूसरी बात, तीसरा है कि जब मंत्रोच्चारण के साथ आहुति समर्पित होती है तो उस वक्त जो निसर्ग में वाइब्रेशन चलते और हमारे स्वर के वाइब्रेशन का उसमें एक संघर्ष या उसमें एक विस्फोट, सूक्ष्म विस्फोट होता है, वो कॉस्मिक लेवल एनर्जी के स्तर पे विस्फोट होता है, वो हमें समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये हमारे स्वर के स्पंदन और जो आहुति वातावरण के स्पंदन है उसमें जो विस्फोट होता है उसके कारण वातावरण में नेगेटिव आयंस की मात्रा बढ़ जाती है और पॉजिटिव आयंस कम हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है कि सबसे पहले 5 तत्व सूक्ष्म परमाणु स्वरूप में वातावरण में फैलने के कारण वातावरण पुष्ट हो जाता है। वातावरण पुष्ट हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाती है, नेगेटिव आयंस बढ़ जाते हैं। तो ये जो वातावरण पूर्णतः तैयार हो जाता है, तो ये वातावरण में जो बैक्टीरिया है, वायरसेस है, फंगस है, तो उनके लिए वातावरण फेवरेबल नहीं होता है। तो उनकी जो है उनकी ग्रोथ है, उनकी फैमिली जो है उनकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली वो कम हो जाती है। दूसरी, इस प्रकार से वातावरण पुष्ट होने से, ऑक्सीजन लेवल बढ़ने से, नेगेटिव आयंस बढ़ने से, चौथा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि उनकी जो आगे की ग्रोथ है वो कम होगी। और फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आहुति समर्पित होती है तो उस वक्त 4 प्रकार के गैसेस निकलते हैं। उसमें से एक फॉर्मेलिन गैस है कि जो ऑपरेशन थिएटर में स्टरलाइजेशन के लिए, निर्जंतुकीकरण करने के लिए वो फॉर्मेलिन गैस बहुत आवश्यक होती है। तो वही वायु जो है वो अग्निहोत्र विधि में निर्माण होती है, उसमें से एक वायु फॉर्मेलिन है। और ये वो गैस निर्माण होने के कारण जो वातावरण में वायरसेस है, बैक्टीरिया है, वो भी मर जाते हैं। तो उसका भी प्रयोग हुआ है कि वो 91% वायरसेस, बैक्टीरिया वो पूरा वहां पे नष्ट हुए हैं। तो इस प्रकार से जो है कि अग्निहोत्र विधि के कारण वातावरण पुष्ट होता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ती है, नेगेटिव आयंस बढ़ते हैं और वातावरण में उपस्थित जो बैक्टीरिया, वायरस है वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अग्निहोत्र विधि और वही वायु जो है
हम वातावरण में जो पांच तत्व से पुष्ट हुआ वायु ही हम ब्रीदिंग के द्वारा इनहेल करते हैं। जैसे कि नितेश जी ने बताया है कि जब हम आहुति समर्पित करनी है उस वक्त हमें ये करना, रीढ़ की हड्डी सीधा करके हमें ब्रीदिंग लेना है और आहुति समर्पित करनी है, और हमें वो अग्नि को देखते रहना है और हल्के से धीरे से शांतिपूर्ण गहरे सांस लेने हैं। कोई भी जर्क न हो, शांतिपूर्ण हमें वो अग्नि को देखना है और ब्रीदिंग लेना है। तो उस वक्त क्या होता है कि वो जो पांच तत्वों से पोषित वायु हमारे ब्रीदिंग से अंदर जाता है, तो वो हमारे ब्रीदिंग से अंदर जाता है तो ऑक्सीजन भी हमारे ब्रीदिंग से अंदर जाएगा, तो हमारे रक्त में जो है वो पूर्णतः ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। फिर साथ ही साथ पांच तत्व के जो सूक्ष्म पोषक परमाणु हैं वो भी हमारे ब्रीदिंग से जाते हैं शरीर में, जिसके कारण पांच तत्वों के पोषण हमारे रक्त का भी बढ़ जाता है। साथ ही साथ जो रक्त का एसिडिक लेवल है वो भी अल्कलाइन होने के लिए मदद होती है। इसलिए जब भी हम 2 से 5 मिनट के लिए अग्निहोत्र विधि में आहुति समर्पित करने के बाद जब बैठते हैं तो हमारे शरीर में वो जो हमारे शरीर में अल्कलाइन लेवल बढ़ने के कारण सिक्रेशंस जो है वो हैप्पी हार्मोन्स, जिसे जो शरीर को मन को संतुलित करने वाले हार्मोन्स का सिक्रेशन भी होना शुरू हो जाता है। स्ट्रेस हार्मोन्स जो है वो सिक्रेशन कम से कम या वो बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर और मन को स्वस्थ करने वाले हार्मोन्स का सिक्रेशन होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से वो वायु हमारे ब्रीदिंग के अंदर हमारे पांच तत्वों को पुष्ट करता है। और हमने देखा कि जो फॉर्मेलिन गैस बनी है तो बाहर अगर रोग जंतु नष्ट होते हैं तो हमारे वो वायु भी हमारे इससे ब्रीदिंग से आएगा ही, तो हमारे शरीर पे उपस्थित वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे रक्त को, हमारे शरीर को पांच तत्व का पोषण देना, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाना और हमारी इम्यूनिटी जो रोग जंतु है उसको भी नष्ट करने का काम अग्निहोत्र विधि से ये ब्रीदिंग के माध्यम से होता है।